नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रशैली की। राजस्थानी कला एक्चुअली 16वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होती है। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का जहां जन्म हो रहा था, वहीं पे उसी समय मुगल साम्राज्य भी भारत में स्थापित हो रहा था। तो मुगलों के भारत में शासन स्थापित करने के दौरान यहाँ की कला पर कुछ प्रभाव पड़े और आगे चलकर वो कला मुगल कला कहलाई। तो राजस्थानी चित्रकला और मुगल कला दोनों का समय लगभग साथ साथ चलता है, लेकिन राजस्थानी कला थोड़ा सा पहले स्टार्ट होती है, मुगल कला बाद में डेवलप होती है, लेकिन समय लगभग साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर राजस्थानी कला जो है वो राजपूत राजाओं के शासन में पनपी जो कला है वो राजस्थानी कला कहलाती है, और मुगल बादशाहों के संरक्षण में पनपी जो कला है वो मुगल कालीन कला कहलाती है। मुगल कालीन कला की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला की। तो राजस्थानी कला जो है वो 1550 ईस्वी से आरंभ होकर लगभग 1900 ईस्वी तक, यानी लगभग लगभग 20वीं शताब्दी के तक चलती है। इस शैली को सबसे पहले राजपूत चित्रकला कहा गया। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग के नाम से। उन्होंने सबसे पहले इसका संबोधन जो दिया था वो था राजपूत पेंटिंग, क्योंकि ये राजपूत राजाओं के शासन में पनपी थी। अब बाद में इसका नाम जो है वो राजस्थानी चित्रशैली के नाम से जाना गया। राजस्थानी शैली के विकास में यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, इतिहास है, संस्कृति, इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे है इसका हम बाद में देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला विभिन्न रियासतों में कदाचित बाह्य प्रभावों को आत्मसात करके बहुत सारी चीजों को आत्मसात किया, बाहरी प्रभावों को लिया स्थानीय कलाकारों ने, और उनमें जो वहाँ जो कलाएं चल रही थी उन बाह्य कलाओं के प्रभाव से वहाँ की कला में जो परिवर्तन हुए, उनसे अलग अलग रियासतों में अलग अलग ठिकानों पर जो कला उत्पन्न हुई वो उस स्थान की कला, जैसे मेवाड़, आमेर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, ऐसे बहुत सारी शैलियां पनपी। लेकिन इन सब में एक मोटी मोटी समानता थी। तो ये सभी चित्रकलाएं जो है, ये सभी कलाएं जो है वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आ जाती हैं। इन सब शैलियों की अपनी अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये सभी कलाएं एक बैनर के नीचे यानी राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। इसकी चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे, आगे के बात में करेंगे। तो राजस्थानी जो चित्रकला है वो 16वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होकर 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने उरूज पर पहुंची, यानी अपने चरम पर पहुंची। अब राजस्थानी शैली की जो उपशैलियां जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अलग अलग स्थानों पर ये पनपी, तो इसके कुछ मुख्य केंद्र रहे। इन केंद्रों में मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, आमेर, ये मुख्य केंद्र थे। इसके अलावा बहुत सारे थे, जैसे मेवाड़ में चित्तौड़, चावंड, देवगढ़, गोगुंदा, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर आ जाते हैं। हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़, तो ढूंढाड़ में जयपुर, आमेर, उनियारा, शेखावाटी वगैरह ये आते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम चार शैलियों की बात करेंगे, मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी और जयपुर की। और ओवरऑल देखेंगे राजस्थानी चित्रकला को कि राजस्थानी चित्रकला में क्या क्या खासियतें रही। ये जो आप यहाँ पर पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये वाली पेंटिंग मेवाड़ शैली की है, जो आपके राइट साइड की बड़ी पेंटिंग जो आपको दिख रही है। उसके पास ये जो छोटी पेंटिंग है ये किशनगढ़ शैली की है, और पास में ये बूंदी शैली की पेंटिंग है। अब सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ शैली की। एक्चुअली राजस्थानी शैली का जो विकास है वो मेवाड़ शैली से होता है। अब मेवाड़ शैली जो थी वो 15वीं शताब्दी में, इससे पहले हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश शैली। तो अपभ्रंश शैली की कुछ कमियों को अगर सुधार लिया जाए तो ऐसी स्थिति में जिस कला का स्वरूप सामने आता है वो वास्तव में राजस्थानी शैली थी। यानी कि अपभ्रंश शैली की कुछ कमियों को निकाल देने से, उनमें कुछ सुधार करने से वहां से ही वो पनपी, यानी अपभ्रंश शैली से ही राजस्थानी शैली का जन्म माना जा रहा है, और उन्हीं में कुछ सुधारों के साथ राजस्थानी शैली का विकास हो रहा है, और वो हो रही है मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली के जो आरंभिक चित्र हैं वो अपभ्रंश की परंपरा में चित्रित हैं, जिसके उदाहरण हम सुपासनाचर्यम
ये एक जैन ग्रंथ है जो 1423 ईस्वी में बना। उसमें ये अपभ्रंश शैली की आपको बहुत सारी झलक इसमें देखने को मिलेगी और यहीं से मेवाड़ शैली का विकास शुरू होता है। जो दूसरा ग्रंथ है वो है 1455 की ईस्वी लगभग गोगुंदा में जो गीत गोविंद बना, वो भी इसी परंपरा में चित्रित हुआ। और मेवाड़ शैली का जो वास्तविक स्वरूप जो सामने आया वो 16वीं शताब्दी के मध्य में आया, यानी 1540 के आसपास दिखाई देता है। और वो चोर पंच शिखा जो ग्रंथ है उसमें दिखाई देता है। वास्तव में अपभ्रंश शैली में थोड़े बहुत परिवर्तनों से, कुछ परिवर्तन अगर उसमें कर दिए जाएं तो वहां से मेवाड़ शैली का विकास हो जाता है। वास्तु के विकास से, यानी वास्तु यानी पहले आप जब देखेंगे अपभ्रंश शैली में तो वहां पर वास्तु का अंकन दिखाई नहीं देता, यानी महल बिल्डिंग्स का अंकन दिखाई नहीं देता। लेकिन राजस्थानी शैली में वास्तु का अंकन मुख्य तौर पर हुआ। तो वास्तु के विकास से जो है ये इसके अंतराल विभक्ति, इसके जो डिवीजन है, स्पेस डिवीजन है, उसको बहुत महत्व मिला। इसका निखरा स्वरूप हमें प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों में दिखाई देता है। और मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे साहबदीन और मनोहर। जो प्रमुख शैली थी, प्रमुख चित्र थे इसके, वो थे चंपावती कमल कुंज के पास, राग दीपक और ललित रागिनी। ये मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चोर पंचशिखा के चित्र हैं। ये जो आप इसमें आपको मेवाड़ शैली की, इसमें पढ़ली आंख का अंकन गायब हो गया जिसको हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश शैली में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अपभ्रंश शैली में कुछ सुधारों के साथ अगर हम देखेंगे तो ये मेवाड़ शैली का विकास नजर आने लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परली आंख का अंकन हो रहा था अपभ्रंश शैली में वो यहाँ गायब हो गया है। रेखाएं वैसी कोणीय नहीं है। स्पेस, जो चित्र का स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और वास्तु का विकास, ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स, इसमें भी आपको महल दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में पीछे वनस्पति दिख रही है। तो एक तो स्पेस बड़ा होने से उनको ज्यादा आकार, ज्यादा रूप वहां पर बनाने लगे और रूपों में थोड़ी स्वाभाविकता आ गई। तो यहाँ से जो राजस्थानी शैली का विकास हो रहा है वो मेवाड़ शैली से हो रहा है। तो ये राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र है। अब शैली का विकास कैसे हुआ? तो 16वीं शताब्दी में जैन विषयों के अलावा और भी विषयों का अंकन होने लगा। जैसे कि हम जैन शैली, अपभ्रंश शैली में पढ़ते हैं कि वहां पर जैन ग्रंथों का प्राधान्य था। हालांकि दूसरे ग्रंथ भी चित्रित हुए लेकिन जैन ग्रंथों का प्राधान्य था। यहाँ पर जैन ग्रंथों के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी आने लगे। चित्रण में अलंकारिकता जो थी वो स्वाभाविकता की तरफ बढ़ी, अलंकारिकता आने लगी। गति दिखाने के लिए वस्त्रों में फहरान दिखाने लगी, यानी जिससे कोई चलता हुआ है तो उसके वस्त्रों में फहरान, जबकि वहां पर हम देख रहे थे तो आकृतियां जड़वत थी। कृष्ण जो है उनके चित्रों में जो आंखें हैं वो कटावदार यानी तिरछे भ्रू चाप हैं। और अलंकारिक प्रकृति का चित्रण हुआ। प्रकृति जो देख रहे हैं हम अलंकारिक, वहां पर जो थी वो प्रतीकात्मकता थी। और प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन यहाँ पर होने लगे, चित्र बड़े बनने लगे। पृष्ठभूमि में बहु मानव आकृतियों का संयोजन होने लगा। पहले जो था वो 2 या 3 आकृतियों वाले सादा संयोजन बन रहे थे, अब इसमें ज्यादा फिगर्स बनने लगे, ह्यूमन फिगर्स ज्यादा बनने लगे। और संगीत की उन्नति के साथ साथ ये दौर ऐसा था कि इसमें संगीत की उन्नति भी हुई। संगीत की उन्नति के साथ साथ राग रागिनियों के चित्र बने, कृष्ण भक्ति श्रृंगारिक चित्रण होने लगा। और 17वीं शताब्दी के क्षेत्रीय भेद उत्पन्न होने लगे, यानी कि जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ की कुछ अपनी विशेषताएं डेवलप हुई, बूंदी है तो बूंदी में कुछ अपना अलग स्टाइल डेवलप हुआ, किशनगढ़ में अपना स्टाइल डेवलप हुआ, बीकानेर में अपना स्टाइल डेवलप हुआ। तो इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताओं से इनमें वेरिएशन आने लगे। कहीं कहीं इनमें आगे चलकर मुगल प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब मेवाड़ शैली की बात करें, जो प्रारंभिक शैली जहां से हम राजस्थानी शैली का विकास मान रहे हैं, तो आरंभिक जो चित्र शैली, अपभ्रंश शैली, उससे जो चित्रित ग्रंथ थे सुपासनाचर्यम उसमें मिल रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो था उदयपुर। अब उदयपुर के जो राज्य में मुख्य मुख्य केंद्र से चावंड था, गोगुंदा था, ये वो जगह थी जहां पर राजाओं का ज्यादा वर्चस्व था। तो यहाँ पर उस शैली के चित्र बन रहे थे। सचित्र एवं सतिथि जो पांडुलिपियां हैं, इनके आधार पर इस शैली की जो परंपरा है वो 17वीं शताब्दी में विकसित मानी जाती है। 1640 के आसपास भानुदत्त की रसमंजरी, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये वाला जो चित्र है ये चित्र भानुदत्त की रसमंजरी का है। और पास में जो लेफ्ट साइड पर आपका जो चित्र है वो गीत गोविंद का है। ये जो चित्र थे, रसमंजरी का चित्र भानुदत्त जो कवि थे उन्होंने लिखी थी रसमंजरी, उस पर आधारित मध्य धीरा नायिका का चित्र ये है। और उदाहरण, उत्तम उदाहरण है इसका। और जगत सिंह के समय पर, राजा जगत सिंह के समय पर मेवाड़ शैली की सबसे ज्यादा उन्नति हुई, यानी चरम काल वो इसका रहा मेवाड़ शैली।
अब मेवाड़ शैली की विशेषताएं क्या क्या थी, किसके आधार पर हम पहचाने कि मेवाड़ शैली में ऐसा क्या खास था जो दूसरों से अलग थी। तो इसमें सर्वाधिक जो चित्र बने वो कृष्ण भक्ति पर आधारित थे। कृष्ण जो थे वो श्रीनाथ जी, जैसा आपने नाम सुना है, तो कृष्ण का ही रूप है श्रीनाथ जी। तो वो वहाँ के देवता थे और उनके आधार पर, कृष्ण भक्ति के आधार पर बहुत सारे रीतिकालीन, मध्यकाल में रीतिकालीन काव्य लिखे गए। तो उनके आधार पर जो चित्रण हुआ वो कृष्ण भक्ति पर सबसे ज्यादा चित्र बने। अपभ्रंश शैली की रेखा की जो कोणीयता थी, जो कठोरता थी, जो वो निब की सहायता से, नुकीले उपकरण की सहायता से जो लाइनें बना रहे थे, वो खत्म हो गया। ब्रश से लाइनें बनने लगी तो थोड़ी स्वाभाविक बनी। तो यहाँ पर वो कठोरता समाप्त हुई, रेखाएं लयात्मक हो गई। किसकी अपेक्षा? अपभ्रंश की अपेक्षा। और चटकदार तेज रंगों का प्रयोग हुआ, लंबी नासिका बनी, अंडाकृति चेहरे बने, मत्स्योदर नयन यानी मछली के समान आंख या बादाम जैसे नेत्र, जैसे बादाम की आकार होती है ऐसे नयन। पशु पक्षी जो थे वो प्राचीन अपभ्रंश शैली की परंपरा में बने, लेकिन उनमें स्वाभाविकता आने लगी और धीरे धीरे उनमें स्वाभाविकता आई। वनस्पति प्राय अलंकृत, वनस्पति यानी पेड़ पौधे फूल पशु, ये जो बने वो अलंकरणात्मक थे। रात्रि के दृश्यों के लिए केवल आकाश का रंग परिवर्तित हुआ, बाकी के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं किया। अगर रात्रि का दृश्य दिखाना है तो ऊपर डार्क कलर का आसमान दिखाया जिससे ये रात्रि का दृश्य नजर आए। अकबर और जहांगीर के कालीन जो वास्तु का प्रयोग था वो मेवाड़ शैली में कहीं कहीं आगे चलकर देखने को मिलता है। आभूषणों में स्वर्ण और रजत रंगों का प्रयोग हुआ। जगत सिंह के उपरांत शैली में गिरावट आने लगी। जगत सिंह का जो टाइम था वो सबसे इसका चरम काल था और इसके बाद जैसे जैसे आगे चले तो इसमें पतन के चिन्ह नजर आने लगे थे। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये मनोहर और सहाबदीन, जो हमने बात की थी कि मेवाड़ शैली में जो दो मुख्य कलाकार रहे मनोहर और सहाबदीन। मनोहर ने रामायण चित्रित की थी, तो ये एक रामायण का दृश्य है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ सीता जो है वो, ये सीता जी जो है वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, रावण उनसे बात करने के लिए आया हुआ है अशोक वाटिका में, और हनुमान जी जो हैं वो ऊपर विराजमान है पीछे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर ये हनुमान विराजमान है। तो ये मनोहर के द्वारा जो रामायण थी वो चित्रित की गई। और ये पास में जो आप देख रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता है जिसका चित्रण जो था वो मनोहर ने किया था। तो ये मेवाड़ शैली में आप देखेंगे कि तो इसका स्पेस डिवीजन जो है वो आड़ी पट्टियों में, हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स में, यानी क्षैतिजीय भागों में काट कर एक ही दृश्य के विभिन्न, एक ही घटना के विभिन्न दृश्यों को एक साथ दर्शाया गया है। पीछे की जो भूमि है उसको द्विआयामी बना दिया, कि उसको फ्लैट कर दिया है वहां से, ताकि रंग जो है वो चटकदार नजर आ सके और कहीं भी छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं हुआ, तीखे रंगों का, तेज रंगों का प्रयोग हुआ है। ये मेवाड़ शैली की विशेष प्रधानता थी। पेड़ पौधों का आप देखेंगे तो अलंकरणात्मक है। यहाँ पर छोटे 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 बिल्कुल गोल पेड़ बनाया है, ये केले के पेड़ और आम्र के पेड़, ऐसे बड़े पेड़ इसको बनाया गया है। वास्तु के विकास से आप इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर भवन की रचना आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको काफी भवन दिखेंगे। तो भवन की रचना से ये अपभ्रंश शैली से बिल्कुल डिफरेंट हो गया था मेवाड़ शैली। इस चित्र में आप देखेंगे ये रामायण के द्वारा चित्रित है। मनोहर जो रामायण ने चित्रित की थी वो, उसका कोई दृश्य है कि रामायण में जो राम जी का जन्म है, राम जन्म की सूचना यहाँ पर दी गई है, ये वो चित्र है। ये भी चित्र रसिक प्रिया के हैं मेवाड़ शैली के। इस चित्र में देखेंगे आप कि पीछे इन दोनों आकृतियों को इंपॉर्टेंस देने के लिए पीछे प्लेन रेड कर दिया गया, यानी द्विआयामी सपाट स्थान, यानी गहराई दिखाने के बजाय उन्होंने इस स्थान को सपाट कर दिया है। तो ये मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषताएं थी। अब आगे के अध्याय में हम किशनगढ़ और बूंदी की बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। आप इसको पढ़िएगा, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।